तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शापित रिचुअल वाली हॉरर इंडोनेशियन फिल्म को जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऐसा रिचुअल रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। और इस मूवी का नाम है नारेक सुकुमो। मूवी काफी जबरदस्त है और काफी बढ़िया है, एंडिंग भी काफी जबरदस्त है, तो आपको देखने में काफी अच्छी लगेगी। और रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ इट वेलकम टू डेरी का एपिसोड 6 भी आ चुका है। इनके आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत कैनारा नाम की एक लड़की से होती है। वो किसी अबैंडन जगह पर मौजूद थी कि तभी वो किसी लेडी को नाचते हुए देखती है। उस लेडी ने इंडोनेशियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। कैनारा उसके पास जाकर देखने लगती है कि तभी वो उसे देखकर डर जाती है, और जब वो भागने के लिए पीछे मुड़ती है तब उसके सामने एक डीमन आ जाता है और तभी कैनारा की आंख खुलती है। ये असल में उसका एक नाइटमेयर था, लेकिन इस नाइटमेयर से वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर हमको पता लगता है कि कैनारा असल में एक बोर्डिंग हाउस में रहती है। खैर वो पानी भरने के लिए बाहर जाती है कि तभी उसकी फ्रेंड आयु उसके पीछे आ गई थी, जिसके हाथों में कैनारा का बर्थडे केक था। और ये देखकर कैनारा काफी खुश होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसका बर्थडे याद था। अब सेलिब्रेशन के बाद ये दोनों घर जाने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही थी। लेकिन कैनारा बहाने मार रही होती है घर न जाने के लिए। लेकिन आयु उससे सही वजह पूछती है, तब वो ये बताती है कि अगर वो घर गई तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाएगा, जिससे वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने उसे उसकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट किया था। अब आयु ये कहती है कि अगर वो अपने घर नहीं जाएगी तो यहाँ पर रुककर भी क्या करेगी, पूरा बोर्डिंग हाउस खाली रहने वाला है। आयु उसको कहती है कि वो उसके साथ उसके गांव चले, जिसका नाम था कैलेवांगन विलेज। कैनारा कहती है कि ये नाम शायद उसने पहले कहीं पर सुन रखा है। तब आयु उसको बताती है कि इस गांव में बड़े बड़े डांसर्स का जन्म हुआ था। कैनारा जो कि डांसर ही थी, उसे वहां पर जाने में इंटरेस्ट आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैनारा ने किसी रीजन से डांस करना बंद कर दिया था। अब इसके बाद कैनारा जो होती है वो कैलेवांगन गाँव के बारे में सर्च करती है, जहाँ पर उसे यही सब जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कई डांसर्स का जन्म हुआ है। लेकिन इन्हीं सब के बीच उसको एक आर्टिकल और मिलता है, जिसके अंदर मयांग नाम की एक डांसर का जिक्र था, जो कि 10 साल पहले अचानक गायब हो गई थी और इसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया कि हुआ क्या था। अब अगले दिन आयु और कैनारा गांव जाने से पहले शॉपिंग करने जाती हैं, जहां पर कैनारा एक एंटीक शॉप में गई थी। उस एंटीक शॉप के अंदर उसको एक रेड शॉल मिलता है, जिसको वो हाथ लगाकर देखने लगती है कि तभी उसके पीछे एक बूढ़ी महिला आती है, जो कि शॉप की ओनर थी। वो कैनारा को देखकर काफी खुश थी और वो कैनारा को ये कहती है कि शॉल उसका ओनर खुद चुनता है, और जिसे शॉल चुनता है वो हमेशा के लिए उसका ही होकर रह जाता है और कभी उससे दूर नहीं जाता। यहाँ पर वो ओल्ड लेडी उसे वो शॉल दे देती है और साथ ही साथ उसके बालों के अंदर एक हेयर पिन भी लगा देती है। और यहाँ पर ये चीज बिल्कुल हैरी पॉटर की वो स्टिक वाली चीज की तरह थी कि छड़ी आपको खुद चुनती है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें कैनारा को काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि आखिरकार बूढ़ी महिला ने ऐसा क्यों कहा था। एनीवेज इसके बाद वो शॉप से निकल जाती है, जहाँ पर हम उसी डांसर लेडी को मिरर में देख पाते हैं, यानी कि शायद से जो गायब हुई थी। खैर इसके बाद वो अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बताती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि उसे अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तब कैनारा ये कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज इसके बाद ये लोग बोर्डिंग हाउस के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि जिस एंटीक शॉप के अंदर कैनारा गई थी वो असल में वहाँ पर था ही नहीं। जी हाँ, वो बस एक खाली शॉप थी, विच मीन्स कैनारा के साथ कुछ तो गलत हुआ था। खैर अब बोर्डिंग हाउस जाकर ये दोनों गाँव जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जाने से पहले कैनारा वो शॉल और पेन अपने वार्डरोब में रखती है। जिसके बाद वो बस से उस विलेज तक पहुंच गए थे, लेकिन रास्ते में जाते वक्त अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो लोग एक शेल्टर के नीचे रुकते हैं। लेकिन बारिश जो थी वो नहीं रुकती। तब वो भीगते हुए आयु के घर पहुंचते हैं, जहां पर आयु की माँ दरवाजा खोलती है। आयु अपनी माँ से कैनारा को मिलवाती है और कैनारा को देखकर वो बहुत खुश थी कि तभी आयु के पिता वहां पर आते हैं और आयु अपने पिता से कैनारा को मिलवाती है। लेकिन उसके रिएक्शन कुछ खास नहीं थे। वो यहाँ पर कैनारा को देखकर थोड़ा सा हैरान था। खैर इसके बाद आयु और कैनारा आयु के रूम में जाते हैं, जहाँ पर आयु उससे उसके पिता के बर्ताव को लेकर माफी मांगती है। शायद वो इसलिए हैरान थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि आयु की कोई फ्रेंड यहाँ पर आने वाली है, और आयु आज से पहले किसी भी दोस्त को घर लेकर नहीं आई थी। खैर इसके बाद दोनों एक एक करके नहाते हैं और जब कैनारा नहाकर निकलती है तब उसे एक रूम के अंदर कोई दिखाई देता है और उसको लगता है कि ये आयु है, और इसलिए वो उसको आवाज लगाने जाती है। लेकिन तभी आयु के पिता वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि ये आयु का रूम नहीं है। ये सुनकर वो वहां से चली जाती है। अब रात में आयु और कैनारा आयु के पिता के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर आयु बताती है कि स्कूल टाइम में उसे डेट करना अलाउड नहीं था। तब उसके पिता कहा करते थे कि वो बहुत छोटी है इन चीजों के लिए। लेकिन जब वो कॉलेज में आई तब भी उसके पिता ने डेट करने से इनकार कर दिया था। कैनारा कहती है कि डेटिंग बहुत बेकार चीज होती है, जब हार्ट ब्रेक होता है तब वो बहुत बुरा लगता है। तब आयु कहती है कि एटलीस्ट उसे पता है प्यार करना क्या होता है, उसने तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। इतना कहकर वो सो जाती है, लेकिन कैनारा का फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए वो अपने बैग में चार्जर लेने जाती है। लेकिन बैग
जिसके अंदर उसको वही शॉल और हेयर पिन मिलती है, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि इन चीजों को तो वो बोर्डिंग हाउस के अंदर ही रख कर आई थी। और तब जाकर उसे उस बूढ़ी महिला की बात याद आती है जिसके अंदर उसने ये कहा था कि ये शॉल जिसको चुन लेता है वो उससे कभी अलग नहीं होता। अब इसी बीच किनारा देखती है कि सीलिंग लीक हो रही है, इसलिए वो बाल्टी लेने जाती है। जब वो बाल्टी लेकर जा रही थी तब एकदम से उसे आयु के पिता बैठे हुए मिलते हैं, जिसे एकदम देखकर वो डर गई थी। अब वो आयु के पिता को कहती है कि वो तो यहाँ पर बस बाल्टी लेने आई थी, लेकिन उसके पिता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते, वो एकदम फ्रीज हो गए थे। तब किनारा वहाँ से सीधा आयु के रूम में चली जाती है। उसको यहाँ पर काफी वियर्ड लग रहा था कि आयु के पिता ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे थे, लेकिन तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि आयु के पिता तो अपने बेड पर ही सो रहे थे। तो यहाँ पर जो बैठा हुआ था वो कौन था? खैर जब आयु के पिता सो रहे होते हैं तब उसके पास वही डीमन आता है जिसको हमने पहले किनारा के सपने में देखा था। वो आकर आयु के पिता के कान में कहता है कि जब तक तुम्हें डेथ सेपरेट ना कर दे। और अचानक से ये सुनकर वो जल्दी से लाइट्स ऑन करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खैर अब वो अपने भाई की फोटो देखने लगता है जो कि अब जिंदा नहीं था। अब अगले दिन आयु किनारा को गांव घुमाने ले जाती है, जिसके बाद वो एक डांस स्टूडियो जाते हैं। आयु किनारा को वहां की डांस टीचर से मिलवाते हैं जिसका नाम सारथी था। जिसके बाद वहां पर एक लड़का आता है जो कि इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, जिसका नाम दार्जो होता है। दार्जो किनारा से मिलकर काफी खुश होता है। जिसके बाद आयु और किनारा डांस को देखने लगते हैं और तब आयु उससे ये पूछती है कि क्या वो डांस को मिस करती है, जिस पर वो मना कर देती है। तब आयु जबरदस्ती उसे बच्चों के बीच लाती है और कहती है कि उसकी फ्रेंड भी डांस करना जानती है और इसे कहो डांस करने के लिए, लेकिन किनारा कहती है कि वो पहले डांस किया करती थी लेकिन अब वो डांस भूल गई है। इसी बीच किनारा उसी डांसर लेडी को देखती है जो कि सिर्फ उसको ही देख रही थी और उसे देखकर वो थोड़ा डर जाती है और उसकी डरी हुई शक्ल सारथी भी क्लियरली देख रही थी। लेकिन थोड़ा सा ही ध्यान बटने पर वो लेडी वहां से गायब हो जाती है। मीनवाइल हम आयु के पिता को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी को ये बता रहा था कि बानियो लौट आया है। अब यहाँ पर बानियो कौन है वो आपको आगे पता लगेगा। ये सुनकर आयु की माँ ये कहती है कि पता नहीं इस बार कौन उसका विक्टिम होगा। उनकी बातों से हमको पता लगता है कि जो 10 साल पहले मयांग नाम की लड़की गुम गई थी उसमें बानियो का ही हाथ था। अब हो सकता है कि शायद बानियो वही डीमन होगा, लेकिन इस चीज को आयु के पिता नहीं मानते क्योंकि बानियो का मयांग से दूर दूर तक कोई भी नाता या फिर दुश्मनी नहीं थी, तो वो ऐसा क्यों ही करने वाला था। खैर अब रात में आयु और किनारा घर पर थे जहाँ पर आयु उसे गाँव और दार्जो के बारे में बता रही थी, लेकिन किनारा तो कहीं और ही खोई हुई थी। वो डरी हुई थी उस डांसिंग लेडी को लेकर। अब यहाँ पर वो उसे बताती है कि दार्जो के माता पिता अब नहीं रहे और उसकी बहन कई सालों पहले गायब हो गई थी। किनारा पूछती है कि कैसे, तब आयु उसको बताती है कि ये किसी को भी नहीं पता। खैर अब रात में उनके सोने के बाद किनारा दोबारा उस डांसिंग लेडी को अपने सपने में देखती है। किनारा उस लेडी से पूछ रही थी कि वो है कौन। तब वो लेडी अपना सर पीछे घुमा लेती है जिसको देखकर किनारा चिल्ला उठती है। तभी वो ब्लैक डीमन उसका पीछा करता है जिससे बचकर वो भाग रही थी। लेकिन इसी बीच किनारा जाग जाती है, लेकिन ये डीमन उसके रूम में भी आ गया था जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। वो आयु को उठा रही थी लेकिन आयु बहुत ही गहरी नींद में थी। तभी रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और किनारा उस रूम से बाहर आती है। बाहर आकर वो डर के मारे आगे बढ़ रही थी। वो डीमन उसके आसपास ही था कि तभी वो उसी रूम के बाहर पहुंच जाती है जो कि बंद था, लेकिन उस रूम का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है और किनारा उस रूम के अंदर जाने लगती है। अब तभी उस रूम के अंदर वही डांसर लेडी उसको दिखती है जिसको देखकर वो डर के मारे बाहर आ गई थी। लेकिन तभी आयु वहां पर आ जाती है, लेकिन आयु के आते ही वो दरवाजा बंद हो गया था। अब अगले दिन किनारा आयु को सपने में दिखने वाली लेडी के बारे में सब कुछ बताती है। वो ये भी कहती है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब उसने अपने सपने में ये सब देखा हो और ऐसा कई बार हो चुका है, और वो उसे ब्लैक डीमन फिगर के बारे में भी बताती है। तब आयु उसको एक कहानी सुनाती है जो कि उसे गाँव वालों से पता चली थी, लेकिन इस बारे में उसे उसके माता पिता ने कभी कुछ नहीं बताया। वो बताती है कि जो रूम उसके घर पर है वो असल में उसके अंकल का रूम है जिनका नाम बानियो था। तो दोस्तों बानियो कोई और नहीं बल्कि आयु के अंकल का नाम है। और आयु उसे आगे बताती है कि अंकल की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम राती था, जो कि एक डांसर हुआ करती थी और वो भी इसी गांव में रहा करती थी। और फिर एक दिन उसके जो अंकल थे बानियो, उसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था और उसके बाद से ही आयु के पिता ने उसे लोगों से सोशलाइज करने से मना कर दिया था। लेकिन लोगों का मानना है कि हर 10 साल में बानियो को एक सैक्रिफाइस चाहिए होता है और वो सैक्रिफाइस दूसरी डांसर का होता है। और 10 साल पहले जो लड़की गुम गई थी वो दार्जो की बहन मयांगी थी और यही आर्टिकल किनारा ने देखा था। लोगों का ये मानना है कि वो बानियो की विक्टिम बन गई थी। जिसके बाद वो और जानकारी के लिए दार्जो के पास जाते हैं। दार्जो उनको ये बोलता है कि राती असल में बानियो का ही एक एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पर लोगों से बदला लेने के लिए आई है और इसी के लिए दार्जो के अंकल आदि जो हैं वो हर 10 साल में एक रिचुअल करते हैं बानियो की स्पिरिट को अपीज करने के लिए। तब आयु ये पूछती है कि इसका मतलब ये है कि किनारा को उसके अंकल आदि के पास जाना होगा। ये सुनकर किनारा कहती है कि इसकी उसे जरूरत नहीं है, वो बस कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अब दार्जो उसको ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर वो किसी के भी कहने पर डांस मत करे, स्पेशली राती के कहने पर। खैर
खैर इसके बाद हम देखते हैं दार्जो के अंकल आदि को, जो कि इनकी बातें छुपकर सुन रहे थे। अब रात में आयु के पिता चाय पीने लगते हैं कि तभी उसकी चाय खून में बदल जाती है और उसके सामने एक स्पिरिट आती है जो कि जली हुई थी। वो स्पिरिट उससे पूछती है कि वो लड़की कहाँ पर है। ये देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता, यानी कि यहाँ पर ये बान्यू ही था, यानी कि उसका भाई। रात में कनारा इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो डांसिंग लेडी उसके पीछे क्यों पड़ गई है। खैर इसी बीच अब वो सो जाती है, लेकिन जब वो उठती है तब वो अपने आप को रूम में अकेला पाती है। आयु कहीं पर गायब हो गई थी। वहीं उस रूम के अंदर उसको एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था ट्विन एक्लिप्स 2 souls, 1 love 1 रिवेंज नार एक सुखमो। इसका मतलब उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये है क्या। खैर अब वो ये सब देख ही रही थी कि तभी वो डांसर लेडी वहां पर आ जाती है और वो उसे डांस करने पर मजबूर करती है। कनारा ना चाहते हुए भी डांस कर रही थी। दूसरी ओर आयु की नींद खुलती है और वो कनारा को बिस्तर पर नहीं पाती, लेकिन उसे उसकी आवाज आती है और वो जल्दी से अपने माता पिता को बुलाती है और वो यहाँ पर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तब उनको वो आवाज बान्यू के रूम से आने लगती है। इधर कनारा पोजेशन की हालत में ये कह रही थी कि जो बेरिड है वो दोबारा राइज करेगा। अब आयु के पिता जल्दी से बान्यू का कमरा खोलता है जहाँ पर कनारा हवा में फ्लोट कर रही थी क्योंकि वो पजेस हो गई थी, लेकिन उनके आने के बाद में वो तुरंत ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और ये सब देखकर आयु डर गई थी। उसे यहाँ पर कनारा की चिंता हो रही थी, इसलिए वो अपने पिता से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है और वो उसे कुछ भी बताते क्यों नहीं है, क्योंकि इससे उसकी फ्रेंड को इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आयु के पिता उसे कुछ नहीं बताते। तब आयु जल्दी से दार्जो के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है और इन सब से उसकी दोस्त इफेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि राती और बान्यू की दुश्मनी तो विलेजर से है, तो उन्हें विलेजर से रिवेंज लेना चाहिए और इसमें उसकी फ्रेंड की क्या गलती है। यहाँ पर वो ये कहती है कि वो कनारा वो गांव से ले जा रही है क्योंकि यहाँ पर उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद रात में ही आयु और कनारा वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं। जिसके बाद कनारा की आंख एक घर पर खुलती है कि तभी उसके सामने दार्जो आता है और कनारा को लगता है कि दार्जो ने उसको पकड़ा था, लेकिन वो ये कहता है कि वो उसे यहाँ पर नहीं लाया। कनारा उससे आयु के बारे में पूछती है, तब वो उसे ये बताता है कि उसको ये सारी चीजें नहीं पता, लेकिन उसे मिस्टर प्रातसोमो के लोगों के द्वारा फेंक दिया गया था और प्रातसोमो कोई और नहीं बल्कि आयु के पिता ही थे। जी हाँ, उसकी इन बातों पर कनारा यकीन नहीं करती, लेकिन दार्जो उसको बताता है कि इस गांव के अंदर 2 ग्रुप हैं, जिसमें से एक प्रातसोमो ग्रुप है और दूसरा उसके अंकल का ग्रुप है, यानी कि आदि का। शायद से प्रातसोमो ने ही उसके साथ ऐसा किया है, लेकिन वो उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। दार्जो सबसे पहले कनारा को शांत करता है, जिसके बाद वो अपने अंकल से बात करने जाता है, जहाँ पर उसके अंकल उसे कहते हैं कि वो इस लड़की यानी कनारा को तैयार करे रिचुअल के लिए। अब यहाँ पर क्या चल रहा था वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तभी हम दार्जो को अकेले देखते हैं कि तभी उसके सामने वही डीमन आता है। मीनवाइल हम आयु को देखते हैं जिसको उसके माता पिता ने ढूंढ लिया था और अब वो घर पर थी, लेकिन उसे उसकी फ्रेंड को ढूंढना था। तभी वहाँ पर आयु के पिता मिस्टर प्रातसोमो आते हैं जो कि कनारा को ढूंढने गए थे, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। यहाँ पर वो आयु से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आयु को अपने पिता की जगह वही डीमन दिखता है, जिसको देखकर वो बहुत चिल्लाने लगती है। तब उसके पिता उसको संभालते हैं और वो नॉर्मल हो जाती है। अब अगले सीन में आयु के पिता बान्यू की ग्रेव के पास जाते हैं, जहाँ पर वो उसे आयु को अकेले छोड़ने के लिए कहते हैं और वो कहता है कि आयु उसकी भी तो भतीजी है, वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करे। दूसरी ओर हम दार्जो के अंकल आदि को देखते हैं जो कि कई लोगों को इकट्ठा करता है और वो लोग काफी अजीब थे। अब आदि ये कहता है कि आज यहाँ पर फाइनली उनके बीच एक डांसर है जिसके जरिए वो रिचुअल कर सकते हैं। मीनवाइल हम कनारा को देखते हैं जो कि दार्जो के घर पर थी कि तभी वो शॉल उसके सामने आकर उसे पकड़ लेता है और उस शॉल को राती कंट्रोल कर रही थी, लेकिन तभी दार्जो आता है और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इसके बाद कनारा दार्जो के पास बैठी थी और वो उसे असली सच्चाई बताता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। खैर अब यहाँ पर वो ये बताता है कि बहुत टाइम पहले बान्यू जो था उसके पास में जमीन थी, उसने वहां पर खेती करवाई और लोगों को अनाज दिया, लेकिन उसे खाकर लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ लोग मारे भी गए थे। गुस्से में आकर लोगों ने बान्यू को जिंदा जला दिया था। हालांकि आदि ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। उसी दिन राती भी गायब हो गई थी और बाद में उसे लोगों ने लटका हुआ पाया, यानी कि वो भी खत्म हो गई। अंकल आदि को इससे बहुत दुख हुआ था क्योंकि वो भी राती को चाहते थे। बस उसके बाद से ही ये गाँव श्रापित हो गया, इसके ऊपर कर्ज आ गया था और हर 10 साल में यहाँ पर एक डांसर को बान्यू और राती ले जाया करते थे, जैसे कि यहाँ पर मयांक के साथ हुआ था। दूसरी ओर हम आयु को देखते हैं जो कि पजेस्ड होने लगी थी, लेकिन आयु को उसके पिता बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद वो अपने भाई के रूम में जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो अपने भाई को ये सब करने की वजह पूछने लगते हैं। खैर तभी वहाँ पर एक किताब गिरती है जिस पर वही नोट मिलता है। उस नोट में लिखा था ट्विन एक्लिप्स 2 souls,
वन लव वन रिवेंज नारिक सुकमो। और तभी पीछे से राती की आत्मा आती है जो कि उसके कानों में कहती है डांसर। ये बात सुनकर आयो के पिता अपनी बीवी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसका भाई निर्दोष था और उसने कुछ नहीं किया था और अब बानियों के पास्ट में क्या हुआ था ये आपको पता चलने ही वाला है। खैर अब आयो के पिता ये कहते हैं कि वो किनारा को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गाँव वालों से बदला लिया जा सके, मतलब कि जिसने उसे जलाया था। अब यहाँ पर वो किनारा को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर रिचुअल का समय हो चुका था और आज ही चंद्र ग्रहण भी था। किनारा और दार्जो को बुलाने के लिए आदि का आदमी आता है क्योंकि अब रिचुअल का समय आ चुका था। यहाँ वो रिचुअल के लिए किनारा को भी ले जाते हैं और किनारा को लग रहा था कि ये रिचुअल उसको बचा लेगा। खैर अब सीन बदलता है जहाँ पर वो रिचुअल वाली डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं जो कि डांस स्टूडियो ही था। वहाँ जाकर किनारा के आसपास से सभी लोग गायब हो गए थे और ये रिचुअल बिल्कुल उस टाइप का था जैसा कि आपने डांसिंग विलेज मूवी देखी होगी। उसके 2 पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए थे, वहाँ पर भी सेम टाइप का रिचुअल हमको दिखाया गया था। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है, इस रिचुअल को समझने के लिए जल्दी से जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। एनीवेज तभी किनारा के सामने राती और बानियों आते हैं जो कि डांस कर रहे थे। ये सब चीजें किनारा को राती के द्वारा दिखाई जा रही थी। यहाँ पर वो किनारा को सच्चाई बताना चाहती थी और ये सब दिखाते हुए वो उसको ये भी बताती है कि बानियों को किस तरह जलाया गया था और इसमें आदि भी शामिल था। जी हाँ, यानी कि मतलब साफ था कि आदि ने किसी भी गाँव वाले को बानियों को मारने से नहीं रोका था, बल्कि वो तो खुद इनके साथ मिला हुआ था। और ऑब्वियस सी बात ही वो राती को चाहता था, जिसके चलते वो यही चाह रहा था कि यहाँ पर वो खत्म हो जाए। खैर ये सब देखकर किनारा समझ जाती है कि आदि एक बहुत बुरा इंसान है, लेकिन अब तभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो लोग किनारा को जबरदस्ती रिचुअल में बैठा देते हैं, लेकिन तभी आयो के पिता बीच में आ जाते हैं जिससे किनारा भाग गई थी। तब दार्जो और बाकी उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी दार्जो को किनारा दिख गई थी। लेकिन होता ये है कि किसी को भी वो उसके बारे में नहीं बताता, मगर किनारा खुद ही जो होती है वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके सामने वही ब्लैक डीमन आ गया था, जिसको देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है और पकड़ी जाती है। इस बार किनारा को बांध दिया जाता है, लेकिन आयो के पिता चिल्लाकर सबको बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ था वो सब आदि ने किया था और उसने ही लोगों को जहर दिया और इसका इल्जाम बानियों पर लगा दिया था। यानी कि बानियों ने जो अनाज दिया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन अनाज के अंदर जहर मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो आदि खुद था। और इसके बाद में हमको और भी ज्यादा असली पत्ते देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर हमको पता लगता है कि बानियों की प्रेमिका राती थी, लेकिन आदि राती को पसंद करता था, लेकिन वो उसे पा नहीं पाया। तब उसने बानियों को बदनाम करने के बारे में सोचा और इसलिए उसने गाँव वालों को जहर दे दिया था और नाम बानियों के ऊपर लगा दिया कि उसकी फसल का अनाज खाकर गांव वालों की मौत हुई। लेकिन असली बात तो कोई जानता ही नहीं था और इसलिए गांव वालों ने गुस्से में आकर बानियों को जिंदा जला दिया था और उसकी मौत के बाद राती ने भी दुख में आकर खुद को खत्म कर लिया। लेकिन हर 10 साल में राती और बानियों की स्पिरिट आती है गांव वालों से बदला लेने के लिए। लेकिन आदि एक रिचुअल करता है जिसके अंदर वो एक डांसर की बलि देता था और इससे वो राती और बानियों की स्पिरिट को कन्फ्रंट कर पाते हैं और उनको रोक देते हैं। और एक बात और, जो मयांग थी उसे भी आदि ने ही सैक्रिफाइस किया था रिचुअल के लिए ताकि वो बचा रहे। खैर यहाँ पर ये सब वो चिल्लाकर बता रहा था, इसलिए आदि उसे स्टैब कर देता है। लेकिन किनारा को राती डांस करने के लिए कहती है और यहाँ पर किनारा राती की मदद से आजाद होकर डांस करने लगती है। इसी बीच दार्जो, जो कि अंकल के इन्फ्लुएंस के अंदर था, वो अंकल के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन अंकल उल्टा उसे मारने लगता है। तब दार्जो अपना मुंह के अंदर ऑयल पीकर आग की मदद से आदि पर फूंक देता है, जिससे कि आदि वहीं पर जलकर मारा गया था। लेकिन उसकी वजह से वहाँ पर हर जगह आग लग गई थी और सारे लोग वहाँ से भाग गए थे। हम देखते हैं कि राती और बानियों किनारा से थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि उसने रिचुअल को रोक दिया। साथ ही साथ वो उसे कहते हैं कि वो कभी भी डांस करना बंद ना करे और उस जगह पर आग लग रही थी, इसलिए दार्जो आकर किनारा को बचा लेता है। लेकिन अफसोस ये था कि आयु के पिता मिस्टर प्रातसुमो बच नहीं पाते। खैर अब सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर किनारा उसी शॉल को पानी में फेंक देती है और आगे बढ़ जाती है। खैर अब यहाँ पर दार्जो जो होता है वो किनारा और आयु के साथ पढ़ने जा रहा था क्योंकि उसे अपना फ्यूचर बनाना था। वो तीनों साथ में निकल जाते हैं, लेकिन हम राती की माँ को देखते हैं जो कि आज भी राती के गम में डूबी हुई थी। इधर बस के अंदर सफर करते वक्त किनारा को उसके बैग से वही शॉल मिलता है, विच मीन्स कि राती अभी भी उसके पीछे है क्योंकि उसने सारे गांव वालों से बदला नहीं लिया था। और बूम, इसी के साथ में नारिक सुकुमो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नारिक सुकुमो फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो बानियों और राती थे ना, वो दोनों लवर्स थे और वो एक एंशिएंट डांस कर रहे थे, यानी कि ये प्यार का प्रतीक था। लेकिन यहाँ पर जो एक आदमी था जिसका नाम आदि था, वो राती से प्यार करता था और उसने खुंदस में आकर यहाँ पर इन दोनों को ही इनडायरेक्टली मरवा दिया। अब देखो उसका इनिशियल प्लान तो यही था कि वो खाली बानियों को खत्म करवा देगा, जिसके बाद में यहाँ पर राती उसकी हो जाएगी। लेकिन राती जो थी वो यहाँ पर उससे
उससे इतना प्यार करती थी बानियों से कि उसने खुद को खत्म कर लिया। अब देखो इनकी आत्माएं जो थी ना वो यहीं पर काइंड ऑफ अटक गई थी और वो इस गांव के अंदर सबको खत्म करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो आदि था उसने एक ऐसा फॉरबिडन रिचुअल किया था जो कि एक डांसर को सैक्रिफाइस करके करा जाता। यहाँ पर उसने मयांक तक को नहीं छोड़ा था, उसको भी खत्म करवा दिया था, यानी कि अपनी ही बहन को, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा आदमी था वो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखी जाए तो वो रिचुअल इसलिए करता था ताकि वो जो डीमन था वो यहाँ पर इन दोनों की आत्माओं को बिल्कुल चेक में रखे, ताकि वो गांव के अंदर कुछ भी कर ना पाए, स्पेशली आदि को हार्म ना पहुंचा पाए। और उसके बाद हर एक 10 साल बाद एक डांसर का सैक्रिफाइस यहाँ पर किया जाता था। लेकिन अंत में राती ने किनारा को आजाद कर दिया, उसे डांस करने के लिए कहा था और फिर ये डांस करा गया जो कि प्यार का प्रतीक था, जिसके चलते ये रिचुअल टूट गया था। पूरा का पूरा जो कर्ज था वो भी शायद से खत्म हो गया था। लेकिन अब इस मूवी की एंडिंग क्या दर्शाती है, तो वो जो हेयर पिन और वो शॉल है वो यहाँ पर हमेशा उसके साथ रहने वाले थे, जो कि हमेशा उसको याद दिलाएंगे कि उसको कभी भी डांस करना छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जो दारजो था वो अभी भी इस गांव से जिंदा था और उससे शायद बदला नहीं लिया गया। माइट भी ऐसा इसलिए भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही दर्शाता है कि शॉल और हेयर पिन जो है वो उसको यही याद दिलाते रहेंगे कि उसे हमेशा डांस करना है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी मूवी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए